जय हो बजरंगबली की दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल सन्नाटा में। दोस्तों, ये है हमारी कहानी खिड़की का दूसरा और आखिरी भाग। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले भाग में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक लड़की नौकरी के सिलसिले में दिल्ली आती है और फिर कैसे उसके साथ एकाएक बुरी घटनाएं होनी शुरू हो जाती हैं। तो आइए आज जानते हैं क्या और कैसे होता है इस कहानी का अंत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अगर अच्छी ना लगे तो कमेंट ज़रूर करें। अब खुशबू गौर करती है कि वो काला निशान उसके शरीर पे बढ़ता ही जा रहा है। ये बात खुशबू को बहुत परेशान कर देती है। उसकी रातों की नींद तो वैसे ही उड़ी हुई थी, पर अब दिन में भी उसे ये डर सताने लगा था कि अब आगे और क्या होगा। वो अपने मकान मालिक को फ़ोन करके सब बताती है, तो मकान मालिक मना करते हुए कहता है कि उसे ना तो इस बारे में कुछ पता है और ना उस घर में कोई ऐसी दिक्कत है। और वो खुशबू को साफ-साफ कह देता है कि रहना है तो रहो वरना खाली कर दो, पर मेरे मकान के बारे में झूठी अफ़वाह मत फैलाओ। अब लॉकडाउन के चलते और सैलरी में भी कटौती होने की वजह से खुशबू वहीं फँस गई थी। खुशबू अपने हाथ डॉक्टर को दिखाना चाहती है, पर हॉस्पिटल नहीं जा सकती। एक तो कोविड का डर, दूसरा डॉक्टर्स का बिजी होना और हॉस्पिटल्स का कोविड के मरीजों से भरा होना। अब खुशबू के पास एक ही चारा था, ऑनलाइन कंसल्टेशन। डॉक्टर को दिखाने पे डॉक्टर ने उसे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन समझ के एंटीबायोटिक्स और कुछ क्रीम्स लिख दी, पर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब कुछ दिनों बाद आती है वो रात। उस रात अंधेरा कुछ ज़्यादा ही गहरा था, शायद अमावस की रात थी। सर्दियों का मौसम था, बाहर बहुत कोहरा और सन्नाटा था। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज़ आ रही थी, जिसको सुन के खुशबू को उस रात किसी अनहोनी का एहसास हो रहा था। अब डर के मारे खुशबू सोना नहीं चाहती थी, वो रोने लगती है। उस रात उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है और वो दिन भी जब वो अपनी माँ पर चिल्ला के घर छोड़ आई थी। अब इन्हीं यादों में खोए हुए खुशबू की आंख लग जाती है और फिर शुरू होता है वो भयानक सपना। खुशबू देखती है कि वो अपने घर में अकेली है और बाहर बैठक में शायद कोई है। जब वो बैठक में देखने जाती है कि कौन है, तो देखती है कि वही औरत वहां बैठी है और उसे देख के मुस्कुरा रही है। ये देख के खुशबू की तो मानो सपने में ही जान निकल जाती है और अचानक वो औरत सोफे से नीचे जमीन पे आके कुत्ते की तरह चलने लगती है। वो अपनी जीभ बाहर निकालती है, जो कि बहुत लंबी है और आगे से किसी सांप जैसी है। और वो ऐसे ही हाथ पैरों पे चल के खुशबू की तरफ आने लगती है। खुशबू भागना चाहती है, पर भाग नहीं पाती। अब वो खुशबू के पैरों को पकड़ के किसी कुत्ते की तरह चाटने लगती है। अब वो जब भी ऐसा करती, खुशबू को सच में दर्द का एहसास होता और इसी बीच खुशबू की नींद खुल जाती है। अब वो उठ के देखती है तो मानो जैसे उसके पैर सच में ही गीले थे। ये देख वो जोर जोर से रोने लगती है, पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। अब जो हाल खुशबू के हाथ का था, वैसा ही कुछ उसके पैरों के साथ भी होना शुरू हो जाता है। 2-3 दिनों में ही उसके पैर भी जैसे सड़ने और गलने लगते हैं। अब अब उसकी तबीयत भी खराब रहने लगती है। वो फिर डॉक्टर को दिखाती है, तो डॉक्टर अलग दवाई प्रिस्क्राइब कर देता है, पर कोई फायदा नहीं। अब तबीयत और मानसिक स्थिति खराब हो जाने के कारण खुशबू काम पे भी नहीं ध्यान दे पाती। अब ज्यादा छुट्टियों और गलत काम के चलते खुशबू अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठती है। अब जो थोड़े बहुत पैसे आ रहे थे, वो भी बंद हो जाते हैं।
अब खुशबू को लगने लगता है कि उसका अंत निकट ही है। जब उसे कुछ नहीं सूझता तो वो अपनी माँ को आखिरकार कॉल करती है। उसकी माँ इतने समय के बाद उससे बात करके बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे रोने लगती है। अब खुशबू भी रोते रोते माँ से माफ़ी मांगती है और उन्हें सब बताती है। ये सुन के उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है। अब लॉकडाउन के चलते वो अपनी बेटी के पास आए कैसे। पर फिर पर फिर भी खुशबू की माँ उसको हिम्मत रखने को बोलती है। अब खुशबू की माँ उससे 1-2 दिन में वहां आ जाने की बात कह के फोन काटती है। खुशबू को ये सुन के बहुत हिम्मत मिलती है। पर फिर उस रात 12 बजे लाइट चली जाती है। बाहर बहुत तेज ठंडी हवा साए साए चल रही होती है। कुत्ते आज फिर वैसे ही रो रहे होते हैं, मानो किसी अनहोनी के डर से रो रहे हों। वही मंजर फिर से देख खुशबू की रूह कांप जाती है, जैसे वो जानती हो क्या होने वाला है। अब खुशबू डर के मारे सोना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती, पर कमजोरी, दर्द और थकान के चलते उसकी आंख लग जाती है। और इसी के साथ शुरू होता है वो भयानक सपना। वो देखती है कि वही औरत उसका हाथ पकड़ के उसे उसके ही घर के अंदर ले जा रही है, जैसे उसे कुछ दिखाना चाहती हो। अब वो खुशबू को उसी के बेडरूम में ले जाती है। खुशबू कमरे में घुसते हुए देखती है कि बेड पे कुछ पड़ा हुआ है। और जब वो औरत उसे बेड के पास ले जाती है तो खुशबू जो देखती है वो देख के तो जैसे उसकी धड़कन ही रुक जाती है। वो देखती है कि बेड पे वो खुद है। उसका पूरा शरीर जैसे सड़ के गल चुका हो, बिल्कुल सूख चुका हो और बेजान हो। पर वहीं उसका चेहरा और गर्दन का हिस्सा बिल्कुल ठीक हो। तभी वो देखती है कि उसका चेहरा रुआसा सा होकर उसकी तरफ मुड़ता है और जैसे उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, पर कुछ कह नहीं पा रहा होता। और तभी देखते ही देखते वो औरत अपने हाथ से जैसे उसके चेहरे को गुब्बारे की तरह फोड़ देती है। हर तरफ मांस के लोथड़े और खून फैल जाता है और ये देख खुशबू डर के मारे कांप जाती है। और वो औरत एक अजीब सी डरावनी आवाज में हंसने लगती है। और तभी खुशबू उठ जाती है। अब वो समझ जाती है कि शायद उसकी मौत नजदीक है। पर खुशकिस्मती से उसी दिन उसकी माँ वहां आ जाती है और उनके साथ आए होते हैं उनके वहीं के एक विद्वान पंडित। अपनी माँ को देख खुशबू माँ के गले लग जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। उसकी माँ भी उसकी हालत देख के घबरा जाती है। खुशबू देखती है कि माँ के साथ वो पंडित जी भी हैं जो उनके शुभ कार्यों में पूजा पाठ किया करते थे। खुशबू ने इनको भी कई बार बेइज्जत किया था, तो इसी के चलते वो उनसे बात करने में कतराती है। पर पंडित जी सब समझ के उसको सब भूल जाने को कहते हैं और सब घर के अंदर चले जाते हैं। अब कुछ देर बैठ के अब कुछ देर बैठ के बैठने के बाद माँ और पंडित जी उससे पूरी घटना सुनते हैं। पंडित जी वहाँ 3 दिनों की पूजा करते हैं और वो संपन्न होने के बाद वो खुशबू और उसकी माँ को बताते हैं कि वो चुड़ैल इस घर में नहीं है, बल्कि इस घर के सामने जो बड़ा सा मैदान है ना, उसमें जो बरगद का पेड़ है ये उससे आई है। इस घर की खिड़की से वो बरगद का पेड़ साफ दिखता है। वहाँ लोग उस पेड़ के नीचे कई तरह के टोने टोटके भी किया करते हैं। अब वो जो मैदान था वहाँ शाम तक तो लोग आया जाया करते थे, पर सूरज ढलने के बाद वहाँ कोई नहीं आता था। इस घर की खिड़की की इस घर की खिड़की ही उसके उस चुड़ैल के आने और जाने का माध्यम थी। अब खुशबू पंडित जी से डरते हुए पूछती है कि अब क्या होगा। वो बोलते हैं, मैंने अपने 3 दिनों की पूजा तो संपन्न कर ली है और काफी हद तक सब ठीक है। बस अब एक अनुष्ठान और है, पर उससे पहले तुम्हें खुद कुछ करना होगा।
खुशबू पूछती है क्या? वो कहते हैं पर यह मुश्किल होगा क्योंकि तुम तो भगवान को मानती ही नहीं। इस पर खुशबू शर्मिंदा होते हुए कहती है नहीं, अब मुझे पता लग गया है कि इस दुनिया में सब कुछ है। साइंस और लॉजिक से परे भी एक दुनिया है। तो इस बात पर पंडित जी उसे बजरंग बाण का पाठ करने को कहते हैं। वो बोलते हैं कि चाहे कितनी भी बुरी और भयानक नकारात्मक शक्ति हो, हनुमान जी के नाम से ही सब दूर हो जाती है। मैंने अपने अनुष्ठान पूरे कर दिए हैं और अब तुम्हें बजरंग बाण का पाठ करना होगा। खुद नहीं, तुम्हें अब बजरंग बाण का पाठ करना होगा खुद, नहीं तो ये चुड़ैल तुम जहाँ जाओगी वहीं तुम्हारे पीछे आ जाएगी, चाहे तुम यहाँ रहो या कहीं और। अब हनुमान जी के नाम का जाप सुबह शाम घर में शुरू होने के बाद और 7 दिन के बाद एक आखिरी अनुष्ठान के समापन के साथ ही ये सब चीज़ें जैसे शुरू हुई थी वैसे ही समाप्त हो जाती हैं। और अब खुशबू अपनी माँ और पंडित जी के साथ अपने घर वापस जाने को तैयार थी। इसी के साथ उसका शरीर भी अब ठीक होने लगा था। अब माँ के साथ घर लौटने से पहले खुशबू को एक बार फिर से एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि वो अपने घर के दरवाजे पे खड़ी है। रात का समय है और वही औरत और भी भयानक रूप में चिल्लाती हुई उसकी तरफ भागते हुए आ रही है। और तभी एक पेड़ से एक बंदर कूद के आता है और खुशबू के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देख के वो औरत वहीं रुक जाती है और कुछ सहमी हुई सी लगती है। और देखते ही देखते वो बंदर बहुत ही विकराल रूप ले लेता है और वो औरत ये देख के डर जाती है और धीरे धीरे जैसे सिकुड़ने लगती है और वो इतनी छोटी हो जाती है जैसे कोई चींटी। और फिर वो बंदर उसे अपने पैर के नीचे कुचल देता है और जैसे वो वहाँ आया था वैसे ही वहाँ से चला जाता है। अब सुबह खुशबू अपनी माँ और पंडित जी को अपना सपना सुनाती है तो वो लोग खुशी खुशी जय बजरंग बली के जयकारे के साथ अपने घर वापस जाने के लिए निकल जाते हैं। जय हो बजरंग बली की दोस्तों।